Good evening, friends. चलिए KSIS Academy welcomes you all to the session on चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह के अध्ययन के लिए आप सभी आमंत्रित हैं. So can I have an idea of how many students are online, please? कितने बच्चे ऑनलाइन हैं मालूम चल सकता है? Yes, I can see Bikram, I can see Amrinder. These two students I can see. Yes, good evening, good evening. Good evening, all of you. Amit Singh, good evening. Archana, good evening. चलिए, today's topic is चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह का अध्ययन हम लोग के लिए बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है और इसमें हम लोग चंपारण सत्याग्रह में बहुत सारे दृष्टिकोण से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे. We'll discuss this topic from many dimensions ताकि मेंस में जो क्वेश्चन आ सके, चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन आ सके तो उसको हम लोग जस्टिफाई कर सके एक प्रामाणिकता के साथ, एक ऑथेंसिटी के साथ, एक अच्छे रिसर्च वर्क के साथ. ये टॉपिक आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा. यदि आपका हिस्ट्री आपका एक वैकल्पिक विषय है, हिस्ट्री यदि आपका एक ऑप्शनल पेपर है, तो जिस दृष्टिकोण से हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे वो दृष्टिकोण एक सवाल भी हो सकता है आपके इंटरव्यू में. सो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नो डाउट अबाउट इट. This will also help you in interview. This will help you to have a clear-cut view. और इसको हम लोग 3 सेशन में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. ये टॉपिक हम लोग एक सेशन में नहीं कर पाएंगे. एक सेशन में इस टॉपिक को करना या तो फिर हम लोग इस टॉपिक के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या हमारा अध्ययन पूर्ण नहीं होगा. So let's begin, students, and today's topic is चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह एक ऐसी घटना थी या कहिए क्रम में ये एक ऐसी घटना थी जिससे कि गांधी जी का आप उदय कह सकते हैं. भारत के राजनीतिक मानचित्र में गांधी जी को आप कुछ 3 घटनाओं के कारण महसूस करने लगे थे. गांधीज राइज टू पावर या गांधी जी की सत्ता में वृद्धि में चंपारण सत्याग्रह का अपना एक योगदान है. 3 स्थानीय घटना थी. देयर वर 3 लोकल इवेंट्स या कहिए 3 स्थानीय समस्याएं थी. पहला समस्या जिसको कि आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है चंपारण में बगान मालिक और उस बगान मालिक के विरोध में भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान, यूरोपियन अंग्रेज बगान मालिक के खिलाफ खड़े हो गए. तो पहला जो लोकल घटना था, द फर्स्ट लोकल इवेंट, एंड इन फैक्ट यू कैन से फर्स्ट लोकल प्रॉब्लम वाज पीजेंट्स टर्निंग अगेंस्ट प्लांटर्स इन चंपारण. दूसरी घटना थी खेड़ा में राजस्व अधिकारियों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, मीन्स फार्मर्स अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स इन खेड़ा. और तीसरी घटना थी
अहमदाबाद में मिल मालिक या कहिए नियुक्ति करने वालों के खिलाफ मिल मजदूर खड़े हो गए। मिल वर्कर्स अगेंस्ट देयर एम्प्लॉइज इन अहमदाबाद। ये तीनों स्थानीय समस्याएं थी। दे वर ऑल लोकल प्रॉब्लम्स। इन तीनों समस्याओं में गांधी जी का हस्तक्षेप होता है। गांधी जी एंटर्स द सीन और तीनों जगह गांधी जी अपने सत्याग्रह के तकनीक को सिद्ध करते हैं कि कैसे ये भारत की मिट्टी में मेरे पास जो ये हथियार है, मेरे पास जो ये तकनीक है, किस हद तक ये सफल होता है। तो यू कैन से that in all the three incidents, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, गांधी जी chose to employ his technique, and in the due course he perfected his technique of सत्याग्रह। और यहीं से एक नया राष्ट्रवाद का शुरुआत होता है, जिसको हम लोग गांधीवाद या गांधीवादी राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। सो बेस्ड अपॉन दीज इवेंट्स you have a rise in Indian politics, a new trend, and that is Gandhian nationalism। हम लोग चंपारण की बात कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह काफी सफल रहा। गांधी जी को असीम सफलता मिली। He had a huge success। उनको महात्मा की भी संज्ञा दी जाने लगी। Slowly you will see Gandhi ji being termed as महात्मा गांधी। और इसी पे एक इतिहासकार डीजी तेंदुलकर उनको और महात्माओं से भिन्न किए। उनके अनुसार कि we come across great sages in older times, but these sages of ancient times, they used to do penance. On the other hand, Gandhi ji realized the mission of his life, and he came out with a weapon by which India could be set free। कहने का मतलब है डीजी तेंदुलकर ये कहें कि हम लोग पुराने समय में महान ऋषियों को देखें, महान ऋषियों के बारे में जानकारी हम लोग को प्राप्त है, और ये सारे ऋषि तपस्या करते थे। गांधी जी इन ऋषियों से भिन्न थे। गांधी जी ने अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाना। गांधी जी ने अपने मिशन को पहचाना और इस चीज को, अपने लक्ष्य को महसूस किए और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक ऐसे हथियार का आविष्कार किए जिससे वो भारत को आजाद कराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो गांधी जी का यह आविष्कार, गांधी जी का यह सत्याग्रह तकनीक, इसकी सिद्धि 3 स्थानीय समस्याओं से हुई, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो गांधी जी राइज टू पावर, गांधी जी की सत्ता में वृद्धि में चंपारण के सत्याग्रह का भी योगदान है। अतः एक दृष्टिकोण
जिससे कि हम लोग चंपारण के सत्याग्रह में जानने की कोशिश करेंगे, वो है गांधी जी का सत्याग्रह का तकनीक। दूसरा चीज, जो दूसरा बिंदु हमारे चर्चा पे रहेगा, हमारा चर्चा का विषय रहेगा, चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं, गांधी जी के वक्तव्य के अनुसार जानते हैं, या उस समय जो नेता, स्थानीय नेता थे, उनके कहे अनुसार जानते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह का इतिहास का ऐसा निर्माण हुआ कि चंपारण के बारे में हम लोगों को जो जानकारी मिलती है ऊपर से मिलती है, यानी नेताओं से मिलती है। कभी किसी किसान की जीवनी से हम लोग को सत्याग्रह की कहानी या सच्चाई नहीं मालूम चली। एंड इफ वी स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम अबव ओनली, नेताओं, अभिनेताओं, कार्यकर्ताओं, सरकारी दस्तावेज, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, यही सब हमारे पास सिर्फ स्रोत रहा, तो हमारा इतिहास का अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। यू कैन नॉट से दैट यू हैव मास्टर्ड दिस टॉपिक इन टोटलिटी। कोरोना जो आज का मुद्दा है, इसमें आपको सरकारी रिपोर्ट में मालूम चलता है ये मरीज हैं, ये पेशेंट हैं, इनके लिए ये उपचार इस्तेमाल किया गया, ये हॉस्पिटल है, इसमें 100 बेड है। तो वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम अबव, हम लोग ऊपर के स्रोत से हम लोग को मालूम चल रहा है, लेकिन पूरी घटना की जानकारी तब तक पूर्ण नहीं हो सकती है, तब तक you won't have the complete information till the time you will also hear from the patient's mouth। जो मरीज हॉस्पिटल में है, जो मरीज के अभिभावक अस्पताल में हैं, उनके कथनी को, उनके एक्सपीरियंस नरेशन में आप नहीं जाएंगे, तब आप नहीं कह सकते हैं कि 24 जुलाई को बिहार में कोरोना के मुद्दे पे क्या क्या हुआ। आपको सिर्फ एक तरफ का ही स्टोरी मालूम चलेगा। इसी कारण इतिहास का अध्ययन भी आपके यहां मोड़ ले रहा है। इतिहास को सही तरीके से पढ़ने का सिर्फ हिस्ट्री फ्रॉम अबव नहीं है। नेता आए, कोई भी नेता आए, लोगों को प्रोत्साहित किए, दे मोटिवेटेड द कॉमन मैन, और एक आम जनता जिसके पास कुछ सामाजिक दिक्कतें होगी या आर्थिक कुछ दिक्कतें होंगी, वो नेता के साथ चल पड़ा। और यदि इससे आपको आजादी मिलता है, फिर ऐसे स्थिति में आप नेता के तरफ से, ऊपर से ही राष्ट्रवाद की बात करेंगे। वो किसान जो संघर्ष किए, वो किसान जो बहुत तरीके के चुनौतियों को सहें, द चैलेंजेस, द ग्रीवांसेस of the ordinary people, it hardly finds mention in the history। और जिस दिन आप आम आदमी के संघर्ष के, आम आदमी के योगदान को भी भारतीय स्वतंत्र संग्राम में उल्लेखित करेंगे, तब आपका इतिहास पूर्ण होगा। इस नए दृष्टिकोण को अभी तक हम लोग गांधीवाद राष्ट्रवाद या गांधीवादी राष्ट्रवाद
गांधीयन नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। नो डाउट इनका योगदान था, लेकिन उनके बारे में क्यों नहीं जो इस संघर्ष में गांधी जी के साथ थे? किसान राष्ट्रवाद क्यों नहीं? पीजेंट नेशनलिज्म क्यों नहीं? और जब हम लोग किसान राष्ट्रवाद, असहाय, अनपढ़, अज्ञानी आम जनता की संघर्ष को दिखाते हैं, अपने इतिहास लेखन में उनको जगह देते हैं, ऐसे इतिहास लेखन का एक नाम है सबअल्टर्न स्टडीज। सबअल्टर्न स्टडीज, स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, सबअल्टर्न समूह। तो हमारा चंपारण सत्याग्रह को पूर्ण रूप से डिस्कशन के लिए, जानकारी के लिए हम लोग को सबअल्टर्न व्यूज को भी ध्यान में रखना। चंपारण की यदि बात करें तो यहां पे 3 एक्टर थे, यहां पे 3 लोग थे। पहला महात्मा गांधी, जो कि खुद अपने आप में एक संस्था थे। दूसरे एक छोटे से समूह, छोटा सा एक समूह, स्मॉल टीम, और उस छोटे से समूह में कौन थे? इनमें ज्यादातर बिहार के कुछ वकील थे। मोस्टली दिस स्मॉल टीम कंप्राइज्ड ऑफ लॉयर्स फ्रॉम बिहार। और तीसरा कौन था? द थर्ड वॉज एन ऑब्सक्योर कल्टीवेटर। एक अस्पष्ट कृषक थे। वो पतले दुबले अस्पष्ट कृषक कौन था? वो थे आपके राजकुमार शुक्ला। तो तीसरे कारक चंपारण सत्याग्रह के राजकुमार शुक्ला थे, और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इतिहास उनके साथ इंसाफ नहीं की। सेल्डम we will hear about the contribution of राजकुमार शुक्ला to the चंपारण सत्याग्रह। और राजकुमार शुक्ला के बिना चंपारण सत्याग्रह का अध्ययन अधूरा रहेगा। और पूरे चंपारण सत्याग्रह में अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि गांधी जी चंपारण में आए और उनके सामने एक गिरे पिटे हुए एक समूह था, जिसको कि आप रैयत बोलते थे, जिनको आप किसान बोलते थे। मीन्स you will find portrayal of a pathetic, downtrodden mass of peasants. But जब हम लोग इतिहास को सिर्फ नेताओं के निगाहों से पढ़ते हैं, सरकारी दस्तावेज के रूप में देखते हैं, तो याद रखिएगा मेंस में हम लोग को सही शब्द का इस्तेमाल करना है। तो जो पारंपरिक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसको आप एलिटिस्ट इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। मीन्स द एलिटिस्ट इंटरप्रिटेशन टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ गांधी जी इन चंपारण, Gandhi Ji's Satyagraha, the technique of Satyagraha in Champaran. This is what the conventional history explains to us. यदि आप अभिजात व्याख्या करेंगे तो गांधी जी की सत्याग्रह, गांधी जी का हस्तक्षेप, गांधी जी की सफलता के बारे में जानेंगे। लेकिन
इस तरह के अध्ययन में यू विल नेवर हियर अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स, यू विल नेवर हियर अबाउट मास पार्टिसिपेशन। आप ऐसे इतिहास लेखन में किसानों की लामबंदी के बारे में नहीं जानेंगे, किसानों की सामूहिक भागीदारी के बारे में नहीं जानेंगे। किसान चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए और किसान सत्याग्रह में भाग लिए, उसका कारण भी कितना था। आर्थिक परेशानी थी, आर्थिक शोषण था, सामाजिक कारण था, और इस कारण किसानों में भी एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, जिसको कि आप किसान राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फुल peasant nationalism, we have to study history from below. We have to broaden the horizon of history. We have to study history from subaltern point of view. आंदोलन में ऊपर से दबाव आता है, नेताओं का दबाव आता है समूह पर, लेकिन कभी समूह का दबाव भी नेताओं पे तो पड़ता है, तो दबाव ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन हम लोग को दबाव ऊपर की ओर भी देखना है। हम लोग इतिहास का जो अध्ययन है, इसके 36 को आपको व्यापक करना है और इतिहास को नीचे से भी पढ़ना है और इतिहास को सबल्टन समूह के दृष्टिकोण से भी देखना है। आपको सामूहिक भागीदारी और किसानों की लामबंदी को भी देखना है और सबसे महत्वपूर्ण है कि चंपारण सत्याग्रह को पढ़ने के लिए हम लोग को किसान राष्ट्रवाद का भी मुद्दा उठाना है। ये होना चाहिए आपका डिस्कशन, इंट्रोडक्शन का पॉइंट। क्वेश्चन के हिसाब से यदि आपको आंसर लिखना है तो इतिहास लेखन पे भी आप एक क्वेश्चन मार्क बनाइए। सबका महत्व और इतिहास कहां अधूरा हो गया है, उस पे आप फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। अब हमारे इस चर्चा के आधार पर चंपारण सत्याग्रह में 4 से 5 मुख्य विषय आते हैं, जिसपे कि हम लोग को अपने स्टडी को, अध्ययन को केंद्रित करना है। पहला मुद्दा है चंपारण पीजेंट मूवमेंट एंड गांधी जीज रोल इन इट। चंपारण में किसानों का आंदोलन और गांधी जी की भूमिका, यह हमारा मुख्य विषय है, लेकिन साथ में कुछ और मुद्दों पे भी हम लोग को जानकारी लेना होगा। दूसरा जानकारी क्या है? किसानों की उत्पीड़न हो रही थी। किसानों की उत्पीड़न एक तय प्रक्रिया से हो रही थी और इस प्रक्रिया में गांधी जी का हस्तक्षेप, तभी गांधी जी के रोल को आप व्याख्या कर पाएंगे। गांधी जी's intervention in an ongoing process of peasant upsurge. Gandhi's intervention, Gandhiji steps in. Where? He steps in the process. ये चंपारण में प्रवेश नहीं करते हैं गांधी जी, उस प्रोसेस में प्रवेश करते हैं जहां पे पीजेंट अपसर्ज हो रहा है, जहां पे किसानों की उत्पीड़न हो रहा है, और वहां हस्तक्षेप करते हैं गांधी जी। तो गांधी जी हस्तक्षेप करके क्या करते हैं? वो इम्पोज करते हैं, वो अपनी बातों को देखते हैं कि ये निश्चित रूप से किसानों के बीच में उभर के आया है कि नहीं। निश्चित रूप से चंपारण के जो शासन अधिकारी हैं
उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं। सो गांधी जी इम्पोजेज हिज ओन वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद का अपना किस्म, गांधी जी वहां पे राष्ट्रवाद का एक अपना किस्म, एक अपना प्रकार वहां पे लेके आते हैं और वहां पे देख रहे हैं कि किस किस स्थिति में सत्याग्रह का कौन कौन सा तकनीक को इस्तेमाल करें। यानी अपने प्रयोग को गांधी जी परिपूर्ण कर रहे हैं चंपारण में। मीन्स गांधी जी was also perfecting his technique of सत्याग्रह in चंपारण। गांधी जी के इस किस्म का राष्ट्रवाद से इसका परिणाम क्या निकला? किसानों के बीच में जो असंतोष पैदा हुआ था, किसानों के बीच जो पिछले 75 से 100 साल के अवधि में जो असंतोष था, वो क्रांतिकारी रूप लिया। मीन्स इट रिजल्टेड इन द डिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स रेवोल्यूशनरी फर्वर। इट रिजल्टेड in the dissipation of peasants' revolutionary fervor. FERVOUR. Understand, please try to understand. In mains you have to give the exact word. सही शब्द का आप इस्तेमाल करें। और परिणाम स्वरूप किसानों में क्रांतिकारी जोश पैदा हुआ। इसका लाभ क्या हुआ? तो किसानों के होने वाले लाभ को भी हम लोग को देखना है और पूरे प्रक्रिया में हम लोग को यह भी देखना है कि गांधीवाद राष्ट्रवाद का क्रमिक क्रिस्टीकरण कैसे हुआ। शब्दों पे केंद्रित कीजिए। पूरे चंपारण सत्याग्रह में जितने भी हम लोग मुद्दों पे बात किए, पूरे प्रक्रिया में गांधी जी को सफलता मिली, किसानों को लाभ मिला। नेट रिजल्ट क्या हुआ? गांधीवादी राष्ट्रवाद का क्रमिक क्रिस्टलीकरण हुआ। द ग्रेजुअल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म। व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? The net effect of Champaran Satyagraha was the gradual crystallization of Gandhian nationalism. ये सारी शब्द जो है आप मेंस में भी इस्तेमाल कीजिएगा और इंटरव्यू में भी इस तरह के शब्द को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर, आपका सोच जो और लोग से अलग होगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं चंपारण को। पहले गांधी जी के आने से पहले चंपारण का जरा अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा सेशन होगा चंपारण में किस तरह की प्रक्रिया प्रचलित थी। चंपारण कृषि जांच समिति जो अपना रिपोर्ट 3 अक्टूबर 1917 को सौंपी। चंपारण कृषि जांच समिति जो अपना रिपोर्ट 3 अक्टूबर 1917 को सौंपी, उसी के आधार पर हमारा आगे का चर्चा बेस्ड है। मीन्स द चंपारण एग्रीरियन इंक्वायरी रिपोर्ट that was submitted on 3rd October 1917 draws certain conclusions. इस रिपोर्ट के अनुसार चंपारण आपका वो डिस्ट्रिक्ट था, चंपारण आपका वो जिला था जहां पे स्थायी बंदोबस्त था। यानी यहां पे जमींदारों को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था।
और ये जमींदारी प्रथा, ये जमींदार भारत के आजाद होने तक रहे। यानी जब जमींदारी उन्मूलन हुआ 1950 में, उस समय तक ये जमींदार को हम लोग रिकॉग्नाइज करते थे। तो चंपारण वॉज वन ऑफ द परमानेंटली सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। यहां पे स्थायी बंदोबस्त थी। कहने का मतलब यहां जमींदारी दे दिया गया था कि आप सरकार को सिर्फ राजस्व इकट्ठा करके दीजिए। और यहां पे बहुत कम ही जमींदार, बहुत ही कम जमींदार थे। इस चंपारण में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम जमींदार थे। और कुल यहां जो गांव थी, टोटल विलेजेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज 2846 विलेजेस। 2846 गांव थी। 2846 गांव में से 3/4 हिस्सा 3 रजवाड़ों को, 3 स्टेट को मिला था। या कहिए मुख्य रूप से यहां पे 3 जमींदार थे, 3 रियासत थे। एक था बेतिया स्टेट या बेतिया रियासत, दूसरा था रामनगर स्टेट, रामनगर रियासत, और तीसरा था मधुबन स्टेट या मधुबन रियासत। चंपारण स्थायी बंदोबस्त वाला क्षेत्र था, परमानेंटली सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें 2846 गांव थे, 2846 विलेजेस। इन गांवों में 3/4 जमींदारी 3 लोगों के पास था। बेतिया, दूसरा रामनगर और तीसरा मधुबन। बेतिया रियासत में, बेतिया स्टेट में 1719 गांव थे, 1719 विलेजेस। आधा से भी ज्यादा गांव बेतिया के पास था। अब इनको, ये जमींदार थे, परमानेंट जमींदार, इनको राजस्व इकट्ठा करना था, सरकार को देना था, रेवेन्यू कलेक्शन। अब देखिए, ये जमींदार ये राजस्व इकट्ठा करने का झंझट मोल नहीं लेना चाहते थे। तो ये लोग क्या किए, लीज देना चालू कर दिए। मतलब यहां एक ठेकेदारी सिस्टम स्टार्ट हो गया, यहां पे एक ठेकेदारी प्रणाली स्टार्ट हो गया कि पट्टा देना ये लोग चालू कर दिए ठेकेदारों को भाई तुम हमको इतना राजस्व इकट्ठा करके दो और ये तुम्हारा रहा पट्टा 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल। लेकिन ये जो लीज देना हुआ था, ये जो पट्टा देने का प्रक्रिया था, ये अस्थायी था। इट वॉज अ टेम्पररी अरेंजमेंट। ये क्यों था? ये इसलिए था कि आपको परेशानी ना हो राजस्व इकट्ठा करने का। So the जमींदार did not wanted to involve themselves in the revenue collection process। कि बोले भाई ये लो ठेकेदार, तुमको हम ठेका दिए, तुम अस्थायी पट्टादार हो, यहाँ पे लीज होल्डर हो, तुम हमको जमा कराते रहो। ये लीज होल्डर में धीरे धीरे आप देखेंगे भारतीयों के अलावा यूरोपियों का भी आगमन चालू हो गया। मतलब ठेकेदारों में देखेंगे जिनको अस्थायी बंदोबस्त दिया जाता था, भारतीय तो थे ही, धीरे धीरे यूरोपियन ठेकेदार भी इसमें आने लगे। और धीरे धीरे यूरोपियन ठेकेदार जो हैं भारतीय ठेकेदार को
ठिकाना लगाते चले गए, रिप्लेस करते चले गए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, एक तरफ यूरोपियन ठेकेदार देखे जो कि बगान मालिक थे कि यहाँ पे नील की खेती का अवसर, जितना जितना ठेका मिलेगा नील की खेती करने का अवसर उनको मिलते रहेगा, और ये जमींदार को क्या चाहिए? राजस्व, पैसा, मनी। चलो भाई ठीक है। आप देखिए, आपका जो बेतिया स्टेट है और जो रामनगर स्टेट है, बेतिया और रामनगर स्टेट मिला के, दोनों रियासत मिला के 2220 गांव था। 2220 गांव था यदि बेतिया और आप रामनगर रियासत को मिला लेते हैं तो। और इसमें यह देखा गया कि सिर्फ 283 गांव ही, 2220 गांव में से सिर्फ 2083 गांव ही प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मैनेजमेंट में था जमींदारों का। अब बाकी जितने भी गांव थे वो सब चले गए थे इन ठेकेदारों के हाथों में। ये स्थिति हम लोग देखते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, ये चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट था। 3 अक्टूबर 1917 को ये पेश किया गया था। रिपोर्ट ये सबमिट किया गया था चंपारण कृषि जांच समिति, ये सत्याग्रह समिति का एक परिणाम स्वरूप ये समिति भी बैठाया गया था। अब इसमें इसी रिपोर्ट के आधार पर बेतिया जो रियासत है, अजीबो गरीब उदाहरण जो है ये दिखाती है। वेरी एक्सेप्शनल एंड आउटस्टैंडिंग थिंग्स यू विल फाइंड इन बेतिया। इस बेतिया स्टेट में था क्या भैया? बेतिया स्टेट सबसे बड़ा ये आपका रियासत था, और जितना बड़ा ये रियासत था उतना ही ज्यादा ये कुप्रबंधित था। इट वॉज मोस्ट मिसमैनेज्ड। और चूंकि इतना पैसे का इतना मिसमैनेजमेंट होता था, कुप्रबंधन होता था, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला कि बेतिया के जो महाराजा थे वो बहुत बड़े ऋण में आ गए थे। ही इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ इन अ हैवी डेट। अब उनको पैसा, जब बहुत ज्यादा उधार हो गया, लोन हो गया, तो पैसा चाहिए जल्दी जल्दी। अब इसी चीज का फायदा यूरोपियन प्लांटर उठाने लगे। यूरोपीय ठेकेदार जो बेसिकली बगान मालिक थे, नील उगाते थे, वो लोग इसका फायदा उठाने लगे। कैसे फायदा उठाए? तो वो बेतिया के महाराज को ज़्यादा रेंट ऑफर कर दिए कि ये लोग हम आपको ज़्यादा किराया देंगे, और उसके साथ साथ वो अग्रिम में नगद भी देते थे, कैश एडवांस भी देते थे कि बेतिया महाराज को जितने भी यूरोपियन थे कि ये लीजिए कैश एडवांस, महाराज जी नगद अग्रिम लीजिए, हम लोग रेंट भी हाई देंगे। ऐसे में क्या हो गया कि स्वाभाविक पसंदीदा बेतिया महाराज के ये यूरोपियन ठेकेदार बनने लगे। दे बिकेम द नेचुरली प्रिफर्ड लीज होल्डर्स ऑफ बेतिया महाराज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये आप लोग के समझ में आया? नो कमेंट्स? नो कमेंट्स, राइट। तो बेतिया महाराज को जो उधार है दिन पे दिन बढ़ते ही चला गया। तब बेतिया महाराज एक नया सिस्टम निकाले, और उस सिस्टम को हम लोग मुकरारी सिस्टम या मुकरारी प्रणाली कहते हैं। ठीक है? इज इट ओके स्टूडेंट्स? राइट।
सो इफ इट इज करेक्ट, हम लोग चंपारण में वहां के रियासत के वित्तीय प्रबंधक को देख रहे हैं, और सबसे बड़े जमींदार थे बेतिया के महाराज, और जितने बड़े थे उनका रियासत उतना ही कुप्रबंधित था। इट वॉज द मोस्ट मिस्ड मैनेज स्टेट, और इसी कारण बहुत ज़्यादा उधार के जाल में वो पड़ गए। जब उधार के जाल में पड़े तो यूरोपियन ठेकेदार इसका फायदा उठाए। वो बोले, महाराज आपको हम नगद अग्रिम देते हैं, कैश एडवांस देते हैं, आपको हाई रेंट भी देने को तैयार हैं, आप जो है ये लीज हमको दे दीजिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये यूरोपियन ठेकेदार, यूरोपियन बगान मालिक, यूरोपियन इंडिगो कल्टीवेटर्स, नील उगाने वाले ठेकेदार बेतिया के महाराजा के स्वाभाविक पसंदीदा बन गए, और इससे बेतिया महाराज की वित्तीय समस्या की समाधान नहीं हुई, और वो और भी ज्यादा उधार के, ऋण के जाल में गिरते चले गए, और एक नया प्रणाली आया, मुकरारी प्रणाली। तो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, और हम लोग 5 मिनट के बाद फिर से मुकरारी सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।